हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 16 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की सेट को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे अधिक लंबा है। सबसे अधिक लंबा जो है वह गंगा नदी का है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का या गंगा नदी तंत्र जो है, इसका फैलाव जो है भारत में कुल जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है गंगा नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है वह है, जो नदी सम्मिलित नहीं है वह कौन सी नदी है? तो महानदी। महानदी जो है यह उड़ीसा राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है और गंगा से पटना में मिलती है। चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है और यमुना नदी जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख नहीं बनाती है? ज्वारनदमुख नहीं यानी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, तो वह महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी और मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है यह नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? संकीर्ण भूपट्टी को भूसंधि या स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन बांध परियोजना जो है यह रावी नदी पर पंजाब में स्थित है और थीन बांध परियोजना को वर्तमान में रंजीत सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो दीफू दर्रा को। दीफू दर्रा जो है यह भारत, चीन और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बाब अल मंदेब के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है यह आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, विशेषकर कनाडा और अलास्का के उत्तरी भाग में। कनाडा और अलास्का किसका भाग है? तो उत्तरी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का जालंधर खेल उपकरण यानी खेल का सामान यहाँ पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो है यह मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुंबई से थाने के बीच पहली बार 1853 में रेल चली थी और इसके समय वायसराय जो था वह लॉर्ड डलहौजी था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक संघराज्य क्षेत्र का आबादी किसका है? तो दिल्ली का। यानी दिल्ली जो संघराज्य क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक आबादी है। और चंडीगढ़ जो है यह पहला सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित शहर है बसा हुआ।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो मंगल और शुक्र है। एक और मंगल है और दूसरी ओर शुक्र ग्रह है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल जो है यह चावल है। चावल की खेती ऐसे भारत में लगभग सभी राज्यों में किया जाता है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु में जो है अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग जो है यह यांत्रिक तरंग है, बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना की रफ्तार से चलता है प्रकाश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समान परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। यानी वृक्ष का पत्ता जो हिलता है तो वह कितने स्पीड से, तो 20 डेसिबल से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग जो होगा यह इस्पात में हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ध्वनि का जो होता है वेग सबसे ज़्यादा ठोस में उससे कम, द्रव में उससे कम, या सबसे कम नहीं भी होता है निर्वात में, सबसे कम गैस में होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉप्लर प्रभाव द्वारा और रडार दोनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि समस्थानिक के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, बल्कि यहाँ पे भिन्न भिन्न लिखा गया था, इसलिए गलत था, गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, तो फास्फोरस। कौन फास्फोरस, तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। सोडियम क्या है, धातु है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करते समय उसका जो ऊपर वाला परत होता है वो हट जाता है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम का अभिक्रिया सबसे अधिक होता है और गोल्ड का इसमें न्यूनतम होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है पूछा गया है, तो लाल शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है और भूरा शैवाल होता है। भूरा शैवाल, तो इसका राइट आंसर शैवाल नहीं है तो नीला शैवाल नहीं होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक अनून्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है, तो परजीविता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्धा जो है इसमें दोनों को हानि ही होता है, और सहभोजिता में एक को लाभ होता है, दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो किसमें होता है यह गुण, तो प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेनेरिया वह जीव होता है जिसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है। चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय ग्रीवा, ये योनि, ये तीनों जो है स्त्री जनन तंत्र का भाग है। नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी जो है यह बिहार में स्थित था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो था यह बौद्ध मठ विश्वविद्यालय था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीवान ए आरिज विभाग संबंधित था? तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। और यह जो है बहमनी राज का स्थापना कब किया था? तो 1347 ईस्वी में। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को जफर खान के नाम से भी जाना जाता है, जफर खान। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देवराय द्वितीय जो थे यह विजयनगर राज के शासक हुआ करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अकबर के राज दरबारी थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना डैश के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 243 के ख के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि अनुच्छेद 40 में क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने हेतु विधेयक पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी के साथ साथ पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यह शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2015 ईस्वी में। और कहाँ से की गई थी? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। नीति आयोग जो है 2015 में योजना आयोग के नाम को बदला गया या उसी के स्थान पर आया नीति आयोग? या पूछ सकता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग कब आया था? 1950 ईस्वी में ही। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेबर पार्टी के वे नेता जो जुलाई 2024 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो यह कौन बने थे? कीयर स्टारमर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन जो है यह नई दिल्ली में किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो उज्जैन शहर में। उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है और उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो यह जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच नौसेना का एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मलेशिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हज यात्रियों के लिए जारी की गई मोबाइल ऐप का क्या नाम है, तो यहाँ हल नहीं बल्कि हज सुविधा ऐप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हज सुविधा ऐप। टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है यह इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है और इसका मुख्यालय कहाँ है या यह कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है, केरल में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसरो का ही प्रक्षेपण केंद्र है, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम है। हैदराबाद के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम है सलारजंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ये जो है सलारजंग संग्रहालय यह मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी 1955 ईस्वी में हुई थी। वही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर या किन शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है, तो कोलकाता और मुंबई दोनों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है यह हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रास महोत्सव या रासलीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह असम और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में मनाया जाता है। असम के जो है माजुली द्वीप पर और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में। रास महोत्सव या रासलीला जो है यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और इसका यह कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कौन नहीं है इसमें, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ पे है, रुड़की में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है। कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। यही गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और उदयन जो था हर्यक वंश से संबंधित था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, आपको शायद पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेश कृषि केंद्र SAC किस शहर में स्थित है, तो दक्षेश का कृषि केंद्र का मुख्यालय जो है यह ढाका है। ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पूरे विश्व में बाल कल्याण में संबद्ध
एकमात्र संगठन कौन सा है, तो यह यूनिसेफ है। और यूनिसेफ का स्थापना जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। और लीग ऑफ नेशंस की मुख्यालय जो है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है कि भारत का पहला समाचार पत्र किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। पाइका विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यह जो हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का काल जो था 1856 से 1862 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग काल पर आधारित है। तो यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत जो हुई थी यह 78 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है यह किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसी के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है कि बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। बेलूर मठ जो है यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट द्वारा कब की गई थी। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यह पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्टील फेम निम्नलिखित में से किसको कहा गया है। स्टील फेम जो है यह भारतीय सिविल सेवा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय जो थे वह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और यह कितना ईस्वी में पास किया था भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो नागपुर में आयोजित हुआ था 1891 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और सहायक संधि का उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रभाव को भारत में विस्तार करना या बढ़ाना और वहाँ का जो रियासत था भारत का रियासत उसको ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना। तो हैदराबाद के निजाम बना था और हैदराबाद के निजाम सहायक संधि कब अपनाया था। तो 1798 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले का संबंध किस संस्था से है। ज्योतिबा फुले जो है यह सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह सिविल सेवा का सदस्य था, सही दिया गया है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यह भी सही है। और उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, एक बार भी अध्यक्षता नहीं किया था एओ ह्यूम।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह WC बनर्जी ने किया था, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो तेलंगाना आंदोलन ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 तक हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक किस नाम से जाना जाता है? तो यह विदेशिया के नाम से जाना जाता है। और विदेशिया जो है नृत्य, यह मजदूर की दुर्दशा को दर्शाता है, मजदूर की दुर्दशा को दर्शाता है विदेशिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान जो था उसमें कुल 14 भाषा को ही मान्यता प्राप्त था। और इसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद आया 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, 3 एक 4 हो गया। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन आया, इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा थे, बोडो थे, डोगरी थे, मैथिली थे और संथाली थे। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 91वां संविधान संशोधन द्वारा 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है मान्यता प्राप्त भाषा 22 भाषा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बिहार का कालिदास या भोजपुरी का शेक्सपियर जो है, यह दोनों भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कितनी जिला परिषद है? तो वर्तमान में बिहार में जो है 38 जिला परिषद है। संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है यह बरौनी में है। बरौनी किस जिला में पड़ता है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में पड़ता है बरौनी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है और यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या जो है 9 है और कुल अनुमंडल जो है वह 101 है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पालतू नहीं है? पालतू हिरन नहीं है। ऐसे बिल्ली भी नहीं है, बिल्ली लेकिन कोई कोई पालता भी है, लेकिन हिरन जो है पालतू के पशु नहीं है। और हिरन जो है यह जंगली जानवर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काकोलत बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत एक जलप्रपात है और यह बिहार के नवादा जिला में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में गर्म जल के झरने तथा कुंड है? तो बिहार के राजगीर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा कहाँ स्थित है? ब्रह्मकुंड और सप्तधारा जो है यह राजगीर में ही स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट है जीके जीएस का कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इस साल किसी और नदी जो है यह बाढ़ लाती है। इस साल किसी और गांव से जा रहे हैं तो अगले साल किसी और गांव से जाती है। और नेपाल का उद्गम स्थल, ये कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है यह नेपाल में है। और नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।